कॉलम मैच करना है। पहला है ड्यूमास मेथड। ये नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन का तरीका होता है। जेल्डल मेथड भी नाइट्रोजन का होता है, लेकिन इसमें अमोनिया। ये देखो पहले दो देखो क्या है, ड्यूमास मेथड और जेल्डल मेथड, ये दोनों पता क्या है, ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो बताने के तरीके हैं, लेकिन दोनों का मेथड अलग अलग है। ड्यूमास मेथड में हम क्या करते हैं, जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको N2 गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, N2 गैस का वॉल्यूम जो होता है वो आप मेजर कर लेते हो और प्रेशर मेजर कर लेते हो। तो अगर N2 गैस का प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ मोल तो निकाल ही लोगे। P फिजिकल टू nRT लगा के उससे आपको वेट पता चल जाएगा। जेल्डल मेथड में क्या करते हैं, जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, NH3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर अमोनिया को एस्टिमेट कर लेते हैं, अमोनिया को पहले H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये रिएक्शंस करके अमोनिया कितनी थी ये पता कर लेते हैं। तो क्या आएगा, ड्यूमास मेथड में क्या मैच करेगा, नाइट्रोजन गैस है ना, फर्स्ट का सी आ जाएगा। सेकंड का जेल्डल मेथड में अमोनियम सल्फेट बनेगा ना, अमोनिया गैस H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट ही बनाएगा। ई आ गया। अगला कैरियस मेथड। कैरियस मेथड कब हम यूज करते हैं, हेलोजेंस के एस्टिमेशन में, हेलोजेंस का एस्टिमेशन में या फिर सल्फर के एस्टिमेशन में इसको यूज करते हैं। कैरियस मेथड में क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें या तो हेलोजन हो या सल्फर हो, तो उसको कैरियस ट्यूब में हीट किया जाता है। तो अगर हेलोजेंस होते हैं उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और AgCl AgBr या AgI प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो फिर AgCl AgBr AgI कर गया प्रेसिपिटेट, उसके प्रेसिपिटेट का वेट वगैरह कर लो, उससे पता चल जाएगा हेलोजन का वेट कितना था। तो कैरियस मेथड ये ए के साथ मैच करेगा। मैं पढ़ा भी देता हूँ नीचे सारा। क्रोमेटोग्राफी हम कब यूज करते हैं, सिलिका जेल है ना, क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल यूज करते हैं ना, एड्सॉर्बेंट के तौर पे, एड्सॉर्बेंट होता है उसमें सिलिका जेल। होमोलिसिस से क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स। होमोलिसिस क्या होता है, देखो जैसे एच है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो बन गया H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। तो बॉन्ड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर टूटना उसको हम कहते हैं होमोलिसिस, तो उससे फ्री रेडिकल बनते हैं। एक होता है हेट्रोलिसिस, जैसे ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए ऐसे, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आगे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये हेट्रोलिसिस है। हेट्रोलिसिस में क्या बनते हैं, एनायन और कैटायन बनते हैं। ठीक है, तो होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस को दिखाया जाता है हाफ एरो से, हेट्रोलिसिस को दिखाया जाता है फुल एरो से। ठीक है, चलो तो फिफ्थ का क्या हो गया, डी हो गया। पढ़ लेते हैं आप एक बार सारा ड्यूमास मेथड के। In Dumas method, nitrogen containing organic compound is heated with copper oxide in an atmosphere of कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ उसको हीट किया जाता है। नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड टू N2, CO2 एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इन सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, नाइट्रोजन को, कार्बन को, वाटर को। अच्छा, हो सकता है कि नाइट्रोजन जो है कुछ नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना दे। नाइट्रोजन तो ऑर्गेनिक, यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट था, यू वांट दिस नाइट्रोजन टू गेट कन्वर्टेड टू N2, पर हो सकता है कुछ नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी बन जाए, तो आप लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नहीं चाहते, आप चाहते हो N2 ही बने। तो अगर ऐसा हुआ, ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म्ड इफ एनी आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय पासिंग द गैसेस मिक्सचर ओवर हीटेड कॉपर गॉज। पहले कॉपर ऑक्साइड के ऊपर उसको पास करते हैं, फिर उसके बाद कॉपर के ऊपर पास कर लेते हैं गैसेस को, तो अगर कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है, फिर कॉपर उसको रिड्यूस कर देता है, फिर से N2 बन जाता है। मतलब सारी की सारी नाइट्रोजन आपने N2 में कन्वर्ट कर ली। यहाँ देखो दिखाया हुआ डायग्राम, यहाँ से CO2 पास हो रही है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का गॉज है, मतलब कॉपर ऑक्साइड है उसके बाद कॉपर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे हीट कर लिया जाता है, तो हीट कर कर आके यहाँ पे ये रहा कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रहा, तो हीट करके N2 बन जाएगा, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर यहाँ पे N2 बन गया। तो सारे यहाँ से कौन कौन सी गैसेज आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, वाटर आ रहा है और N2 आ रहा है।
तो द मिक्सचर ऑफ गैसेस सो प्रोड्यूस्ड इज कलेक्टेड ओवर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी पानी तो यहाँ है ही। अब यहाँ पे जो कलेक्ट हो जाएगा, क्या कलेक्ट होगा बताओ? एक तो नाइट्रोजन कलेक्ट होगी, एक वाटर वेपर भी तो होंगे ना इसमें। दो चीजें यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एंड प्रेशर एट विच गैसेस आर कलेक्टेड इज मेजर्ड, ठीक है। यहाँ पे गैसेस, कौन कौन सी गैसेस यहाँ कलेक्ट हुई हैं? नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स। इन दोनों का प्रेशर आप मेजर कर लोगे, वॉल्यूम मेजर कर लोगे, फिर तो कुछ भी नहीं है। अब तो कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, देखो, ठीक है ना। तो दिखा देता हूँ कैसे करिए। लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एम ग्राम। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड कितनी आ गई? V1 ml। तो मेजर करोगे, लीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। रूम टेम्परेचर T1। जो गैसेज आपने कलेक्ट करी है उसका प्रेशर कितना है? P1 atm। और वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? P aqueous। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो किसकी वजह से होगा? नाइट्रोजन की वजह से और P aqueous वाटर की वजह से। तो आपने क्या किया? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगा? जो प्रेशर टोटल था माइनस P aqueous, मतलब वाटर की वजह से जो प्रेशर था उसको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कहेंगे। तो बस फिर हो गया। बाय आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू nRT हो जाएगा ना। देखो P2 V2 N2 RT2, प्रेशर ऑफ N2 इतना है, वॉल्यूम ऑफ N2 इतना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन आपने पता करने हैं, R आपको पता ही होता है, T पता ही है आपको। तो यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बताओ, आ जाएंगे ना नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। तो मास कितना आएगा फिर नाइट्रोजन का? इंटू 28 कर दो, बस फिर ये फॉर्मूला आ गया। अभी फॉर्मूला क्या याद करना है? ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। फिर परसेंटेज कितनी आएगी नाइट्रोजन की? अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो कर दिया, बस ये आ गया। ड्यूमास मेथड में आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखो कि N2 में कन्वर्ट कर देते हैं। N2 का प्रेशर वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगा, कर लो, ठीक है ना। जेल्डल मेथड में क्या करते हैं? देखो सारा ये, इन जेल्डल मेथड द कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद concentrated sulfuric acid. Nitrogen in the compound gets converted to ammonium sulfate। तो अब क्या होगा? अमोनियम सल्फेट बन गया ना इसका। द रिजल्टिंग, इसको फिर क्या करो? एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा लो। तो जो अमोनियम सल्फेट होगा वो अमोनिया बन जाएगा बेसिक मीडियम में, है ना। तो अमोनिया गैस आ गई, मतलब आपने क्या किया? पूरे के पूरे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करो, मैं यहां बताता हूं आपको इधर। अब आपने क्या करा? आपने एक H2SO4 का सोल्यूशन ले रखा है, आपको इसकी मोलैरिटी भी पता है, M1 बोलो इसको, आपको इसका वॉल्यूम भी पता है, V1 बोलो, ठीक है। इसमें से आपने अमोनिया गैस पास कर दी, ओके। अब क्या होगा? अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा रिएक्ट? अमोनिया प्लस H2SO4 becomes NH4 ट्वाइस SO4, इस तरह से वो रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितने? M1 इंटू V1, ठीक है। और T इज इक्वल टू 0 पे मान लो। चलो अब क्या होगा ना, कुछ कुछ अमोनिया तो H2SO4 के साथ रिएक्ट, मतलब अमोनिया तो सारा रिएक्ट कर जाएगा H2SO4 के साथ, उसके बाद भी H2SO4 कुछ बच जाएगा। वो कितना बच गया वो आप कैसे पता करोगे? NaOH के साथ रिएक्ट कर लो। आप एक नया टाइट्रेशन करो, NaOH ले लो प्लस H2SO4, ये नई रिएक्शन करो आप, NaOH प्लस वाटर। ये क्या हो गया? दोबारा लिखता हूँ, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस
वाटर। हो गया रिएक्शन ये, ठीक है। अब बैलेंस्ड है, ठीक है। इसकी M2V2 NaOH का जो आपने कंसंट्रेशन लिया वो M2 था, और उसका वॉल्यूम कितना यूज हो गया, V2 यूज हो गया, ठीक है। तो अगर M2V2 NaOH के मोल यूज होते हैं तो H2SO4 के कितने मोल यूज होंगे, M2V2/2। तो इतने मोल H2SO4 के बच गए थे फर्स्ट रिएक्शन के बाद, है ना। तो H2SO4 के, ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। H2SO4 पहले तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया आपने, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाने के बाद कुछ H2SO4 बच गया, वो बचा कितना वो पता करने के लिए आपने उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। NaOH की मोलैरिटी M2 थी और वॉल्यूम उसका V2 कंज्यूम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल कितने कंज्यूम हो जाएंगे, M2V2। तो M2V2 अगर NaOH के मोल है तो H2SO4 के कितने मोल होंगे, M2V2/2। तो मतलब H2SO4 कितने बच गए थे, शुरू में कितने लिए थे आपने, M1V1, बच कितने गए, इतने। तो बाकी कहाँ गए, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गए। अमोनिया के साथ कितने रिएक्ट कर गए फिर, M1V1 माइनस M2V2/2, कितने रिएक्ट कर गए अमोनिया के साथ। तो अगर अमोनिया के साथ इतने रिएक्ट कर गए तो अमोनिया कितना होगा, इंटू 2, क्योंकि अगर इसका 1 मोल है तो अमोनिया उससे डबल होता है, तो इतना होगा अमोनिया के मोल्स, ठीक है। इतने मोल अमोनिया अगर है तो नाइट्रोजन के भी इतने मोल ही होंगे, तो वेट कितना होगा नाइट्रोजन का, इंटू 14। तो ये वेट ऑफ नाइट्रोजन आ गया अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। लो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन मैंने ml में लिया हो। देखिए फाइनल क्या आंसर आया हुआ, फाइनल क्या आंसर है, ये है फाइनल आंसर, ठीक है ना। वो ठीक है, वो सेम ही आएगा, वो मैंने सिंबल यहाँ कुछ और यूज किए होंगे, ये तरीका ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे जेल्डल मेथड की एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है जेल्डल मेथड की, कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2 ग्रुप। एजो ग्रुप कौन सा होता है, एजो ग्रुप ये ग्रुप होता है इसमें, या फिर रिंग में प्रेजेंट हो, जैसे पिरिडीन हो गया, पिरिडीन में रिंग में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, इन सब के लिए आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन सब में नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये जेल्डल मेथड है। फिर है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डन बाय कैरियस मेथड। कैरियस मेथड हम कभी यूज करते हैं, हैलोजन कितने हैं ये पता करने के लिए। In this method, a known mass of organic compound is heated with fuming nitric acid in presence of silver nitrate contained in a hard glass tube known as Carius tube। ये Carius tube है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख के हीट कर देते हैं। तो इसमें क्या क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और HNO3 है, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी इसमें हैलोजन होगा वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कार्बन और हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए, हैलोजन था वो सिल्वर हैलाइड बन के प्रेसिपिटेट कर जाएगा। फिर क्या करो, इस प्रेसिपिटेट को वॉश कर लो, फिल्टर कर लो, ड्राई कर लो, और इसका वेट कर लो कितना है। लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज m ग्राम और AgX का m1 ग्राम। तो मोल्स ऑफ AgX कितने होंगे, अब मोल्स ऑफ AgX होंगे मास ऑफ AgX अपॉन मोलर मास ऑफ AgX। जितने AgX के मोल है उतने ही तो मोल X के हैं हैलोजन के, तो मास ये मोल्स ऑफ X भी हो गए, तो मास ऑफ X इतना आएगा, मोल्स ऑफ X इंटू मोलर मास ऑफ X, तो हो ही गया बस, अब तो नहीं, ये आ गया। परसेंटेज अपॉन परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास ऑफ X अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, सारा कुछ पता है आपको, इसमें पुट करके आ गए बस। बाकी तो वही एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जल और एल्यूमिना
एडसॉर्बेंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ये होमोलिसिस दिखाया हुआ, दैट्स इट।